हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी का लेक्चर 8 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम पिलर 1B2 को कवर करेंगे। हम ऑलरेडी पिलर 1A1, पिलर 1A2 और पिलर 1B1 को कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। तो आप में से जिन्होंने भी ये नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि आपको हर एक क्लास का अपडेट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, संकल्प पथ आईएएस नाम से है। आप प्लीज़ जाके इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम पिलर 1B2 के साथ। देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सा कवर टॉपिक करना है। आज हमें बैड लोन्स, उसके अलावा जितने भी अदर बर्निंग इश्यूज़ हैं बैंकिंग सेक्टर के वो देखने, लोन के टाइप्स देखने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आरबीआई का 3R फ्रेमवर्क, सारफेसी एक्ट को भी देखना है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 आया था, उसके अलावा इंसॉल्वेंट वर्सेस विलफुल डिफ़ॉल्टर्स। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहले जो चीज़ है वो है लोन टाइप, गारंटी और कोलैटरल के हिसाब से देखना है हमको। अगर हम कोलैटरल के हिसाब से देखें, दो तरह के लोन टाइप होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। इसमें क्या होता है, सिक्योर्ड लोन में बैंकर्स का जो रिस्क होता है वो कम होता है, इस वजह से यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। सिक्योर्ड लोन में आप जो है अपना कोई एसेट को प्लेज करते हो, मतलब कि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो बैंक उस एसेट को रख सकता है, बेच सकता है। अनसिक्योर्ड लोन कोलेटरल फ्री होता है, यानी कि आपको कोई भी एसेट वगैरह नहीं देना होता इसमें। इसी वजह से ये रिस्कियर भी ज़्यादा होता है बैंकर्स के लिए। इसका जो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो शॉर्टर होता है। आपको पता होगा कि जो एजुकेशन लोन होता है या बाकी फार्मिंग के जो लोन्स होते हैं, ये सब भी ज़्यादातर अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो सरकार है वो गारंटी प्रोवाइड करती है इन लोन्स पे, एजुकेशन लोन पे, फार्मिंग लोन्स पे, ताकि जो बैंकर है वो बिना किसी हिचकिचाहट के आपको लोन दे सके। और क्योंकि अगर आप नहीं चुका पाते हो तो फिर गवर्नमेंट चुकाएगी, इस बात का भरोसा देती है सरकार। ठीक है, अगला टाइप हम बात करें इंटरेस्ट रेट पे, तो दो तरह के लोन टाइप होते हैं। एक होता है फिक्स इंटरेस्ट लोन और एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन। इसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं, फिर भी बता दूं आप सभी को कि फिक्स इंटरेस्ट लोन में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड होता है। मान के चलो अगर आपने 1,000 रुपये का लोन लिया हुआ है अमाउंट, तो आपका जो परसेंटेज है, मान के चलो 100 रुपये पर ईयर, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता है। ये पिलर 1A2 सब में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या होता है कि आपका जो लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, रेपो रेट पे है या किसी अदर फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगला होता है टीज़र लोन को हम समझते हैं। टीज़र लोन भी एक तरह का फ्लोटिंग लोन ही होता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन, जिसमें कि इनिशियल ईयर्स में तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन आगे जाके जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आरबीआई ने टीज़र लोन को बैन नहीं कर रखा है, लेकिन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन दे रखा है। आप सभी ने अपने आसपास भी देखा हो, बहुत लोग कहते हैं कि मुझको तो बहुत आसानी से एक लोन मिल गया जिसका इंटरेस्ट रेट भी कम है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि शुरू के ईयर्स में तो उनको इंटरेस्ट रेट कम देना है, लेकिन बाद के जो ईयर्स है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। कौन लोग ऐसे लोन लेते हैं? जिनको या तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है लोन लेने के लिए, वो लोग इस तरीके के टीजर्स लोन ले लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें लोन के, हम टाइप की बात करें बेस्ड ऑन बोरोवर्स के हिसाब से बात करें, जो लेने वाले लोग हैं। एक होते हैं प्राइम बोरोवर। प्राइम बोरोवर ऐसे बोरोवर को कहते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है कि वो लोन का जो अमाउंट है उसको रीपे कर सकें, वापस दे सकें, उनको कहते हैं प्राइम बोरोवर। ठीक है, लोन का अमाउंट इंटरेस्ट सहित। दूसरा होते हैं सब प्राइम बोरोवर। सब प्राइम बोरोवर ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो लोन को रीपे कर सके। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैंक्स होते हैं जो टीज़र लोन दे तो देती हैं इन लोगों को, लेकिन उनकी क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है लोन वापस करने की, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा क्राइसिस भी आ जाता है बहुत बार। ऐसे ही यूएसए का एक सब प्राइम क्राइसिस है, जिन्होंने ऐसे टीज़र लोन 2007-8 में बहुत ज़्यादा बांट दिए, उसके बाद लोग जो है वो चुका नहीं पाए उन लोन को। अल्टीमेटली क्या हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था उस समय पे। अगला टर्म है ओवर लेवरेज्ड बोरोवर। हम ऐसे अब कंपनीज की बात कर रहे हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है
उस लोन अमाउंट को वापस करने की, उनको कहते हैं हम ओवर लेवरेज बोरोवर। मान के चलो किंगफिशर कंपनी का आपने नाम सुना होगा, विजय माल्या की, उन्होंने कितना ज़्यादा लोन ले लिया लेकिन कैपेसिटी नहीं थी उनकी लोन को वापस करने की, ठीक है। अगला है ज़ॉम्बी लैंडिंग। ज़ॉम्बी लैंडिंग ऐसे बैंक समझो, कमज़ोर ऐसे बैंक्स हैं जो कि नए लोन देते जा रहे हैं, वो भी किन लोगों को, सब प्राइम बोरोवर या ओवरलेस्ड बोरोवर्स को, ठीक है। लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, बैंक भी वीक है और लोग भी वीक हैं, तो सोचो उसको क्या कहेंगे हम, ज़ॉम्बी लैंडिंग कहेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन आया 2011 प्री का क्वेश्चन है, प्लीज़ ट्राई कीजिए, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी से रिलेटेड है। वाई इज़ द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन बाय कमर्शियल बैंक्स अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न? फर्स्ट स्टेटमेंट, the teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending and banks may be exposed to the risk of defaulters in future. दूसरा स्टेटमेंट है, इन इंडिया द टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट। क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर सही होना चाहिए? 5 सेकंड के टाइम, चाहे आप वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 चलिएगा, इसमें आंसर बताता हूँ आप सभी को। टीजर लोन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीजर लोन जो कमर्शियल बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न है। पहला स्टेटमेंट, टीजर लोन आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लैंडिंग एंड बैंक मे बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स। बिल्कुल सही बात है, टीजर लोन के जरिए बैंक जो है वो एक्सपोज हो सकती है रिस्क ऑफ डिफॉल्टर, बैंक भी डिफॉल्ट कर सकता है आगे जाके। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग एंड और एक्सपोर्ट यूनिट। गाइस ये गलत बात है, मोस्टली गिवन टू नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, ऐसे जो टीजर लोन होते हैं वो ज़्यादातर बैंकर्स जो हैं वो उन लोगों को देते हैं जो कि समझो कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है ना, ऐसे लोग। और सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को ही टारगेट नहीं किया जाता इसमें, तो हर वर्ग की सोसाइटी में कैटेगरी को टारगेट किया जाता है, ठीक है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अपना आंसर क्या हो गया, 1 वाला, ठीक है, ए 1 ओनली, जिसका सही है बहुत बहुत बधाई, ठीक। अगला टॉपिक पे चलते हैं हम। अब हम अगला टॉपिक पे से पहले एक क्वेश्चन और है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर्स डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। द सिंडिकेट लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लंप सम ऑफ फंड बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। तो इसमें गाइज आप सभी को पता है कि आप पूछ रहे हैं सिंडिकेट लैंडिंग। सिंडिकेट लैंडिंग को हम पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो सिंडिकेट लैंडिंग क्या होता है, तो आपको अभी मैंने बताया कि बैंक जो है वो लोन देते हैं, लेकिन क्या हो कि कुछ बैंक्स मिल के किसी को लोन दें। एक तरीका तो ये हो सकता है कि फिक्स्ड अमाउंट में लोन दे, एक होता है क्रेडिट लाइन ऑफर किया जाए। मान के चलो कि कुछ ग्रुप्स ऑफ बैंक्स हैं वो मिल के 10 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ यानी कि टोटल 35 करोड़ का जो अमाउंट है वो अडानी को लोन में दे रहे हैं, ठीक है। अब या तो वो हो सकता है कि एक बार में फिक्स अमाउंट दे दे, ये लो 35 करोड़ का लोन, या हो सकता है कि क्रेडिट लाइन दे। क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि वो 35 करोड़ रुपए अडानी के लिए अलग से उन्होंने रख दिए। अडानी जब चाहे जितना पैसा चाहे उस 35 करोड़ में से ले सकता है, क्योंकि अगर मान के चलो अडानी को बिजनेस सेटअप करना है, उसको नहीं पता अभी कितने रुपए लगेंगे, तो इस वजह से एक जगह अलग से रखा हुआ है। एक देश दूसरे देश को भी क्रेडिट लाइन ऑफर करता है, ठीक है। सिंडिकेट ग्रुप ऑफ लेंडर समझ में आ गया कि अगर तो लोन डिफॉल्ट भी होगा, अगर अडानी लोन नहीं भी चुका पाया तो नुकसान क्या होगा, इन तीनों का होगा, ऐसे एक अकेले का तो नहीं होगा कम से कम, ठीक। क्वेश्चन पे आ जाइए। सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, ठीक है। इसका आंसर मैं सीधे करवाता हूँ। सिंडिकेट लैंडिंग जो है वो रिस्क ऑफ बोरोवर का जो स्प्रेड है वो मतलब मल्टीपल लेंडर्स में हो जाता है ना, स्प्रेड हो जाता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। द सिंडिकेट लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लम्प सम बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन, अभी तो हमने देखा कि क्रेडिट लाइन भी हो सकता है। प्री 2024 का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है गाइस। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है अपना, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है गाइस। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। लोन के टाइप को अब समझते हैं, फाइनेंशियल डेप्ट वर्सेज नॉन फाइनेंशियल डेप्ट के टर्म में, ठीक है। चलिए इसको समझते पहले नॉन फाइनेंशियल डेप्ट। मान के चलो कि हम जो है वो बोरो कर रहे हैं मनी को अपने लिए, ठीक है। किसके लिए? अपने लिए। हमको वो लोन जो है किसी और को नहीं देना है आगे, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनेंशियल डेट कहेंगे। हम जो मान के चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं, बैंक का लोन लेते हैं, बॉन्ड डिवेंचर परचेज करते हैं, वो सब हम क्या कर रहे हैं? एक तरह से नॉन फाइनेंशियल डेट है वो। हम किसी और को तो लोन नहीं देंगे ना बैंक से लोन लेके। दूसरा होता है फाइनेंशियल डेप्ट। फाइनेंशियल डेप्ट वो होता है, मान के चलो कि बैंक्स जो हैं वो भी आरबीआई से एक तरह से लोन लेते हैं एज अ रेपो रेट, एमएसएफ, इन सब से वो लोन लेके क्या खुद रखते हैं, वो लोन हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ना, हम लोगों को लोन देते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? फाइनेंशियल डेप्ट कहते हैं, ठीक है।
वो बोरो कर रहे हैं मनी को ताकि वो दूसरों को लोन दे सके। इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन है, इन इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड्स, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट 2020 का क्वेश्चन है, हाउसिंग लोन्स ऑन्ड बाय हाउस होल्ड, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट लाइंस या ट्रेजरी बिल। क्या लग रहा है कि नॉन फाइनेंशियल डेप्ट कौन सा होगा? 5 सेकंड की टाइम प्लीज आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5 अभी हमने देखा यहाँ पे कि किसके बारे में बात कर रही है, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट के बारे में हम बात करें। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? हमने देखा कि हाउस वगैरह, हाउसिंग लोन्स जो है वो हाउस होल्ड्स ये भी इंक्लूड करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे भी जो हम लोन लेते हैं वो भी इंक्लूड करते हैं, ये देखो ट्रेजरी बिल वगैरह भी इंक्लूडेड होता है इसमें ना। तो तीनों स्टेटमेंट अपना सही हो गया 1 2 3 वाला, जिसका करेक्ट आंसर है। बहुत बहुत बधाई। चलते हैं हम अपना एनपीए को समझते हैं। हम एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, ठीक है। देखो क्या हुआ था ना, 2000 सब के समय में अगर हम बात करें तो हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। इस वजह से क्या हो रहा था कि जो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोन भी ले रही थी, जिस वजह से वो ओवर लेवरेज हो गए, उनकी क्षमता नहीं रही कि लोन चुकाने की। तो क्या हुआ, बहुत सारे उस समय स्कैम भी सामने आए, जैसे कि 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम। तो बहुत सारे जो मान के चलो अधिकारी लोग हैं जिनके साइन वाइन होने चाहिए इन पे, वो साइन वाइन करने से डर रहे थे, ताकि भाई मीडिया का प्रेशर, कोर्ट का प्रेशर, क्योंकि बहुत सारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो डिफॉल्ट घोषित कर रहे थे। तो इसको हम पॉलिसी पैरालिसिस भी कहते हैं उस समय में, ठीक है। 2007-8 में क्या हुआ कि वही फिर से सब प्राइम क्राइसिस जो खड़ा हुआ था, यूएसए का इंडियन का जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा कम हो गया। तो आते आते 2013 की अगर बात करें तो लगभग 1/3 ऑफ द बैंक्स जो थे वो ऑन्ड बाय 1C1 कंपनीज। अब 1C1 कंपनीज किसको कहते हैं ये समझ लेते हैं हम। देखो इसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। किसको? इंटरेस्ट कवरेज रेशो, आईसी को कहते हैं हम, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से समझना है कि क्या जो है कंपनी, आपके मान के चलो कंपनी, क्या वो इतना पैसा कमा रही है कि वो लोन का जो अमाउंट और विद इंटरेस्ट वापस कर सके? अगर तो हाँ, तो आईसी जो है वो मोर देन 1 होगा। अगर नहीं, इतना नहीं कमा पा रही, तो आईसी क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो 2013 सब के आप आसपास देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज थी जिनका आईसी जो है वो लेस देन 1 था, यानी कि वो इतना ज़्यादा नहीं कमा पा रही थी कि लोन और इंटरेस्ट रेट चुका सके, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनीज का क्या हो गया? ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम हो गया। मतलब कि लार्ज जो कॉरपोरेट सेक्टर कंपनीज थे और बल्कि और पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, इन दोनों के जो बैलेंस शीट थी जिस पे उनका हिसाब किताब होता है सब वीक हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले जो है एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम। What is the importance of interest coverage ratio of a firm in India? It helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give a loan to. It helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give a loan to. The higher a borrowing firm level of ICR, the worse is the ability to service its debt. वेट कीजिए, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। मैं आंसर देता हूँ इसका 1 2 3 4 5। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो? अभी हमने देखा इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है इंपॉर्टेंस। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये हेल्प करता है प्रेजेंट रिस्क को समझने में, कि बैंक जो लोन देने जा रहा है उसको समझने में। क्या ये हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। अगर तो आईसी रेशो जो है मोर देन 1 है, तो यानी कि जो है कंपनी रीपे करने की क्षमता रखती है। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द एमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फिर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। एमर्जिंग रिस्क को भी ये इवेल्युएट करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट है द हायर ऑफ अ बोरोइंग लेवल ऑफ आईसीआर द वर्स इज द एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेप्ट। इसको समझो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो लेवल है आईसीआर का ज़्यादा होगा, उतनी कम होगी उसकी एबिलिटी लोन देने की। क्या ऐसा है? अभी हमने देखा कि अगर तो आईसी 1 से ज़्यादा है तो वो अच्छा बात है ना, वो कंपनी लोन दे सकती है। तो यानी कि अगर जितना ज़्यादा हायर होगा आईसी लेवल, उतना ज़्यादा अच्छा है, ना कि वर्स है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया। 1 और 2 जो है अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया, जिसका सही है। बहुत बहुत बधाई। अगला जो टॉपिक है वो है अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको हमको आराम से समझना है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट सिंपल टर्म्स में आप ये समझो कि अगर लोन का जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं उसके ड्यू डेट को हुए हुए, और फिर भी नहीं दिया गया है पैसा, तो उसको क्या कहेंगे हम? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका एग्जांपल कि अगर मान के चलो आपने लोन लिया है और
30 मार्च तक उसका ड्यू डेट है, यानी उससे पहले आपको लोन का जो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चुका देना है। लेकिन 30 मार्च के बाद आप भी 90 दिन बीत गए, यानी 3 महीने लगभग बीत गए हैं, आपने वो नहीं चुकाया है, तो आपका जो वो लोन का अमाउंट है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो बैंक के लिए कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि फार्म लोन्स जो है वो इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में काउंट नहीं किया जाता है क्रॉपिंग सीजन में, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कि नॉन एग्रीकल्चरल लोन को ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हम काउंट करते हैं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखो तो 2015 इन सब के आसपास क्या था, 18 तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक्स का बढ़ रहा था, यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पैसा नहीं चुका पा रहे थे। लेकिन 2018 के बाद देखोगे तो अब कम हो रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्यों कम हो रहा है, यानी स्थिति सही हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो इसका रीज़न दो है कि लोन की जो रिकवरी है वो ज़्यादा अच्छे से हो रही है, दूसरा क्या है, लोन राइट ऑफ हो रहा है। राइट ऑफ क्या होता है उसको हम समझते हैं अभी। ठीक है, उससे पहले समझते हैं कि देखो, अब तो ये वही बात होगी ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या होगा ना कि अगर तो 90 दिन बीत ही गया, फिर तो आरबीआई सब कोई एक्शन ले, उससे पहले ही अगर कुछ एक्शन ले लेती तो अच्छा हो जाता काम। इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, थोड़ा सा और स्मॉल किया डेफिनेशन को, उसको समझते हैं। SMA 0 बनाया। SMA 0 यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। इसको समझते क्या होता है। देखो, अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है 1 से 30 दिन के अंदर ड्यू डेट के नहीं भरा गया, उसको हम कहेंगे SMA 0। समझ रहे हो, अब मतलब 30 दिन का अंदर भी अगर बैंक को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किसी ने नहीं चुकाया, वो SMA 0 के लिस्ट में आ जाए। और अगर 31 से 60 दिन हो गए तो वो SMA 1 में आ जाएगा, और 61 से 90 दिन हो गए तो SMA 2, और 90 से ज़्यादा हो गए तो NPA में आ जाएगा। तो आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? आरबीआई ने भाई इसलिए किया कि अब सोचो कि बैंक को अब हर एक 30 दिन में नहीं चुका पाए तो आरबीआई को डाटा भेजेगी, तो आरबीआई बैंक को फटकार लगाएगी कि भाई कैसे, उसको जाके कॉल करो, मैसेज दो उसको कि भाई पैसे वापस करें ना, दबाव बनाना पहले से ही चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा समझते हैं हम स्टैंडर्ड एसेट किसको कहते हैं। ऐसे लोन अकाउंट जहाँ पे बोरोवर जो है वो टाइमली रीपे कर देता है लोन को, उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं उसको। ठीक है, प्रोविजनिंग समझते हैं, प्रोविजनिंग किसको कहते हैं हम। ठीक है, आरबीआई के हिसाब से बैंक को ना क्या करना पड़ता है, उसका जितना भी कुछ लॉस होता है ना एनपीए में, उसका कुछ हिस्सा जो है वो अलग से रखना पड़ता है इस लॉस को कवर करने के लिए। इसको कहते हैं प्रोविजनिंग। ये बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर देता है, कम करता है। मान के चलो किसी बैंक का 1,000 करोड़ का नुकसान हो गया, मतलब नुकसान अभी नहीं कहेंगे, अभी तो मतलब कहेंगे एनपीए में आ गया। ठीक है, तो बैंक को इस फंड 1,000 करोड़ में से कुछ हिस्सा मान के चलो वो जो है प्रोविजनिंग के तौर पे अलग से बैंक को वो अपना पैसा देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ताकि जो लॉसेज हुए एनपीए के जरिए, मान के चलो भाई डिपॉजिटर तो पैसे मांगने के लिए आएगा ही ना, उसको देने के लिए अलग से रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब अलग से रखना पड़ा तो बैंक किसी और को लोन उस समय नहीं दे पाएगा, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगला है ग्रॉस एनपीए। समझते हैं ग्रॉस एनपीए कुछ भी नहीं है। ग्रॉस एनपीए है कि टोटल एनपीए ऑफ लोन्स, मतलब एनपीए मान के चलो किसी एक बंदे ने का एनपीए हो गया, किसी दूसरे का, ऐसे मिला जुला के बहुत सारे हो गए ना, तो टोटल अगर उसको हम जोड़ लें तो उसको क्या कहेंगे, हम ग्रॉस एनपीए कहेंगे। एक है टर्म नेट एनपीए। नेट एनपीए भी कुछ नहीं है भाई, ग्रॉस एनपीए माइनस का प्रोविजनिंग, मतलब कि जितना तो लॉस हुआ एनपीए में माइनस जितना आपने पैसा रखा है उसके अलग से उसको माइनस कर दोगे तो हम कहेंगे क्या, नेट एनपीए कहेंगे। ठीक है, ये अलग अलग आरबीआई के बनाए हुए टर्म्स हैं, जल्दी से बस आपको एक एक लाइन में समझ लेना है। एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, ऐसे लोन अकाउंट मान के चलो जो एनपीए की क्लासिफिकेशन में 12 या 12 महीने से ज़्यादा से रह रहे हैं। समझ रहे हो आप, मान के चलो कि एनपीए का में आपका 90 दिन के बाद आ गया। ठीक है, 90 दिन के बाद आने के बाद 12 महीने और बीत गए, 12 मंथ्स और बीत गए, तो उस अकाउंट को हम क्या कहेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट में कहेंगे। एक होता है डाउटफुल एसेट, कि भाई ऐसा सब स्टैंडर्ड एसेट जो कि 12 महीने से ज़्यादा हो गए, यानी कि अब वो सब स्टैंडर्ड में भी आ चुका है लेकिन और 12 महीने बीत गए, उसको हम कहेंगे डाउटफुल एसेट है, यानी कि अब भाई मुश्किल है कि वो पैसे वापस मिले। ठीक है, लॉस एसेट। लॉस एसेट ऐसा एसेट हो गया भाई कि अब तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि मतलब वो मिले ना मिले, जिसकी कोई सेल्वेजेबल वैल्यू नहीं होती। सेल्वेजेबल वैल्यू मतलब कि अगर जो है बैंक उसकी एसेट को हथिया भी ले तो भी अब कोई फ़ायदा नहीं है कि उसकी नीलामी जो है से भी बैंक का रिकवरी हो पाए। मान के चलो कि जो अमाउंट था 100 करोड़ का था लोन लेने वाले का, और उसका जो धंधा था मान के चलो कि वो सब्जी वब्जी बेचता था, तो शुरू में ही बैंक उसकी सब्जी सबको लेके बेच देता तो हो सकता था कुछ पैसे रिकवर हो जाए। लेकिन अगर मान के चलो 12 महीने बाद वो बेचेगा तो उसकी क्या कुछ वैल्यू बचेगी, नहीं बचेगी ना, इसको कहेंगे हम लॉस एसेट कहेंगे।
एक टर्म होता है गाइस हेयर कट। हेयर कट किसको कहते हैं? मान के चलो बैंक को अब उम्मीद हो गई कि भाई अब तो ये पैसा नहीं ही मिलने वाला है, तो बैंक क्या कहता है ना कि एक ऑप्शन देता है कि चलो यार तुम एक काम करो कि तुम 100 रुपये का लोन लिए थे, कम से कम 60 रुपये तो चुका दो, 40 रुपये हम समझ लेंगे कि हमारा नुकसान हो गया, तो इसको कहेंगे हम हेयर कट। और हेयर कट वन टाइम सेटलमेंट में होता है, यानी कि 60 रुपये इस दिन के अंदर मेरे को जमा कर दो, मैं बाकी का 40 रुपये तुमको माफ़ कर दूंगा। जी हाँ गाइस, ऐसा भी होता है। तो ये एक तरह से बात यही हो गया ना कि कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा है कुछ मिल जाए, इसको कहते हैं हम हेयर कट कहते हैं, ठीक है। एक होता है एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन, होता है कि बोरोवर जो है वो लोन पैसा चुकाने के लिए नया लोन ले रहा है, समझो। मतलब 100 रुपये का उसने लोन लिया हुआ है और उसको चुकाने के लिए वो दूसरे बैंक से फिर से 100 रुपये का लोन ले लिया। इसको कहते हैं हम एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन, ठीक है। अगला जो टॉपिक समझना है लोन राइट ऑफ, जो कि हमने पहले देखा था कि लोन राइट ऑफ क्या होता है, इसको समझते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था बैंकिंग इक्वेशन, कि बैंक का जो इक्विटी होता है, बॉन्ड होता है, डिपॉजिट होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, वो सब हम प्लस करके देखें तो एसेट, सीआरआर, ये सब आता है, ठीक है। उसमें से एक होता है बैड लोन, जिसको हम एनपीए कहते हैं। बैड लोन भी हमको समझना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, ठीक है। इसमें एक टर्म है लोन राइट ऑफ। तो देखो बैंकर क्या करते हैं कि उनका जो एसेट साइड में, लोन भी क्या होता है, बैंक का एसेट होता है। हमने पढ़ा था कि क्यों एसेट होता है, क्योंकि बैंक को वो पैसा लोन का अमाउंट वापस मिलेगा ना भाई, तो बैंक के लिए एसेट है वो। अब बैंक क्या करता है कि वो एसेट साइड से उसको रिमूव करके दूसरे अलग बैलेंस शीट में रख देता है। क्यों रख देता है ऐसा? कि भाई सोचो अगर एसेट साइड में होगा तो उसको कुछ हो सकता है टैक्स वैक्स भरना पड़े, उसके वजह से वो अलग रख देता है कॉर्पोरेशन टैक्स बचाने के लिए। मतलब ये जस्ट एक टैक्स बेनिफिट के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसका लोन माफ़ हो गया, ऐसा नहीं है। बस ये समझो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए उन्होंने लोन राइट ऑफ नाम का एक टर्म इजाद किया ताकि वो बच सकें, ठीक है। बैंकर्स जो स्टिल पैसे को रिकवर कर सकते हैं सारफेसी एक्ट के अंडर में। सारफेसी एक्ट क्या है उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। एक होता है टर्म लोन वेवर, उसको समझ लेते हैं। मान के चलो कोई व्यक्ति जो है वो पैसा नहीं दे पाया, सक्षम नहीं है लोन वापस चुकाने में, तो गवर्नमेंट भी बहुत टाइम क्या कर देती है, लोन को वेव कर देती है। गवर्नमेंट खुद ही लोन का पैसा दे देती है बैंक को। आपको पता होगा चुनाव आता है, फार्मर्स कहते हैं भाई हमारा लोन वेव करो, सरकार लोन वेव कर देती है, वही है लोन वेवर, ठीक है। अब समझते हैं हम क्या, रीस्ट्रक्चर्ड लोन को समझते हैं क्या होता है। रीस्ट्रक्चर्ड लोन, देखो जब जो है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, इस सब का टाइम पूरा होने के बाद भी आप जो है लोन का अमाउंट वापस नहीं कर पाते हो और बैंक को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है पैसे रिकवर करने में, तो बैंक जो है ना आपको एक ऑप्शन देती है कि भाई हम आपका जो लोन का अमाउंट है उसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, माफ़ नहीं करते, रीस्ट्रक्चर। मान के चलो आपका 15% का इंटरेस्ट रेट पे 15 साल तक का लोन था, मान के चलो, ठीक है। तो आपको रीस्ट्रक्चर करवा सकते हो आप कि 12% भाई हम इंटरेस्ट रेट देंगे, लेकिन 15 साल से 20 साल हो गया ना, मतलब हमको थोड़ा सा और टाइम मिल गया लोन को चुकाने का। तो ये सबके नहीं मिलता है भाई, सबको नहीं मिलता है, वो बैंक डिसाइड करेगा कि किसको देना है किसको नहीं देना है, ठीक है। अगला होता है स्ट्रेस एसेट। स्ट्रेस एसेट कुछ नहीं होता भाई, बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कितना लोन राइट ऑफ किया उन्होंने प्लस कितना रिस्ट्रक्चर किया, उन सबको प्लस करते तो हो गया स्ट्रेस एसेट। क्यों? एक तरह से स्ट्रेस्ड है ना ये बैंक्स के लिए, जिन्होंने लोन दिया उनके लिए, ठीक है। अब कोरोना सब के समय में क्या हुआ था कि आरबीआई द्वारा ना टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया था इन सब लोन वोन को। क्यों? क्योंकि भाई सर मतलब लोग जो है कमाते वमाते थे नहीं उस समय में, तो कहाँ से वो अपना ईएमआई अमाउंट भर पाएंगे, और भर नहीं पाएंगे तो उन पे इंटरेस्ट भरता जाएगा। इस वजह से आरबीआई ने अपनी तरफ से सस्पेंड कर दिया कि भाई चलो एक काम करो कि रिमेनिंग जो तुम अमाउंट है वो कुछ समय बाद भरना, ठीक है। बस वो एक था, ठीक है, कि 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था ना, मतलब वेव नहीं किया गया था, हटाया नहीं था, सिर्फ टेम्परेरीली ही सस्पेंड किया गया था। आरबीआई का 3R एक फ्रेमवर्क था ताकि इस स्ट्रेस्ड एसेट से बचा जा सके, ठीक है। एक था रेक्टिफिकेशन, एक रिस्ट्रक्चरिंग, एक था रिकवरी। मतलब जैसे होता है ना कि इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा था कि क्या क्या 3Rs होता है, क्या क्या करना चाहिए, रीयूज़, ये सब। वैसे ही आरबीआई ने ये टर्म ईजाद किया था कि भाई चलो ये सब करो ताकि हमको इन सब से बच सके हम, ठीक है। अब बाकी अभी एग्जाम के लिए काम का नहीं है, पुराना टॉपिक है, ठीक। अभी हम आगे चलते हैं सारफेसी एक्ट पे, ठीक है। अब आ गए हैं हम सारफेसी एक्ट को, हमको समझना है, तो इसको पहले से हिस्ट्री समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या था 70s 80s के समय में जो लोग बहुत सारे लोन ले रहे थे वो क्या लोन को वापस नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा लेंदी लीगल प्रोसेस हो गया था, पॉलिटिकल बैकिंग भी थी उन लोगों की, तो वो लोन वापस ही नहीं करते थे। तो क्या हुआ 1991 में एक नरसिम्हम कमेटी बनी थी जिसके बारे में हमने पिछले बात की थी। इस कमेटी ने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे, मतलब सजेशन दिए थे। और ये भी मुद्दा था कि बैंक्स को डिफ़िकल्टी हो रही है लोन की रिकवरी करने में। सो एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया, ठीक है, 1993 में। और ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो थे वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं लोन की रिकवरी प्रोसेस में, ये बात को कहा गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना 1991 में क्या बनाया गया, डेट रिकवरी
जो है ट्रिब्यूनल बनाया गया, मतलब 1993 में बनाया गया, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे 1998 में फिर कमेटी ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो डेट रिकवरी पोर्टल है ना, ट्रिब्यूनल है, इसको जो है और ज़्यादा पावर देने की हमको ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वजह से एक नया एक्ट पास किया गया 2002 में, स्क्रूटनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। नाम याद इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, सारफेसी एक्ट, आप ध्यान रखो। सारफेसी एक्ट लाया गया है कब? 2002 में लाया गया, ठीक है। क्या क्या था इसमें प्रोविजन? सारफेसी एक्ट के तहत भाई क्या था पता है आपको? कि लैंडर्स जो हैं, लोन देने वाला, आपकी जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने अटैच की गई थी एज ए कोलेटरल, उसको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, ठीक है। लेंडर जो सेल कर सकते हैं उसको, ठीक। लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ प्लेज एसेट को, यानी कि आपने लोन लेते समय जो एसेट को प्लेज किया था, एज ए कोलेटरल वगैरह दिया था, सारफेसी एक्ट के अंदर अगर आप पैसा नहीं चुका पाओगे अपना लोन का अमाउंट, तो आपके इन एसेट को बैंक जो है वो सेल कर सकती है। किसको बेच सकती है? किसी को भी। लेकिन आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचती है, ठीक है, जिसको आरबीआई ने सेटअप किया था 2021 में, ठीक। सारफेसी जो है एक्ट वो फार्म लॉस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर तो लोन डिफॉल्टर को क्या करना है? स्टे ऑर्डर लेना है। मान के चलो सारफेसी एक्ट के तहत जो है बैंक उसके घर की नीलामी करना चाहती है, लेकिन आप नहीं चाहते कि नीलामी हो, बदनामी होगी या बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आप स्टे ऑर्डर ले सकते हो। लेकिन आप ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं जाओगे, बल्कि आपको जाना पड़ेगा डीआरटी में। अभी हमने देखा था जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया था, उसमें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो आपकी डीआरटी से भी मदद नहीं मिलती है, कि आप डीआरटी आपकी हेल्प नहीं करता है, तो क्या होगा? हायर अपील करना पड़ेगा, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन डीआरटी 80 में जाने के लिए आपको मिनिमम 50% जो आपका लोन का ड्यूज अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। उससे भी आपका काम नहीं चलता तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, सॉरी, ठीक है। ये था सारफेसी एक्ट। किन किन के पास पावर है सारफेसी एक्ट को यूज़ करने का? हर एक बैंक्स के पास पावर है, चाहे कॉमर्शियल हो, कोऑपरेटिव हो। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास पावर है, चाहे DHFL एग्जाम्पल एक। NBFCs के पास पावर है, लेकिन ऐसे NBFCs जो 2 कंडीशन को फुलफिल करें, जिनका 100 करोड़ से ज़्यादा का एसेट हो और 20 लाख से ज़्यादा का लोन गिवन हो, उनके लिए ही सारफेसी एक्ट है NBFCs के टर्म में, ठीक है। चाहे बजाज फाइनेंस हो गया, रिलायंस कैपिटल हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ये सब, ठीक है। अब बोरोवर्स, एज अ बोरोवर आपके अधिकार क्या है उसको समझ लेते हैं। सारफेसी एक्ट के तहत आपके घर पे अगर पुलिस आएगी, मतलब बैंक वाले आएंगे, तो क्या अधिकार है आपका? एक तो भाई आपको पहले से नोटिस मिलना चाहिए, 60 दिन पहले से ही, ठीक है। मतलब अगर आपका एसेट जो है वो, मतलब आपका लोन लिया हुआ एनपीए में आ चुका है, ठीक है, एनपीए हो चुका है, तो 60 दिन का आपको नोटिस मिलेगा ऑक्शनिंग करने से पहले, ठीक। राइट टू बी हियर्ड, मतलब भाई आप अपना रिप्रेजेंटेशन जो बैंक जो है मैनेजर, उसके पास जाओ, नोटिस पीरियड के अंदर बातचीत करो उनसे, ठीक है। फेयर वैल्यू इंश्योर करना। मान के चलो आपका बंगला बिकने वाला है, लेकिन उसकी फेयर मार्केट 5 करोड़ में है, लेकिन बैंक उसको क्या 2 करोड़ में नहीं बेच सकता, ठीक है। फेयर वैल्यू इंश्योर करना भी एक आपका राइट है। राइट टू बैलेंस प्रोसीड्स, मतलब कि अगर तो ऑक्शन में 6 करोड़ में आपका बंगला बिका, लेकिन लोन तो 5 करोड़ का ही था, तो बाकी के बचे 1 करोड़ आपको वापस देना पड़ेगा, मतलब आपको मिलेगा वापस बैंकर के जरिए, ठीक है। राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट, यानी कि आपसे भाई ऐसे हरेस नहीं कर सकते बैंक वाले की मारा पीटी या कुछ इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 7 बजे सुबह या शाम के 7 बजे तक ही आपको कॉल वॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारफेसी एक्ट में आपके अधिकार हैं। लिमिटेशन क्या है सारफेसी एक्ट के, इसको हम समझ लेते हैं। भाई देखो, भारत में ना बहुत सारे सारफेसी एक्ट के तहत भी जो केस है ना वो पेंडिंग है, अभी भी चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो, उनको क्या करना पड़ता है, मतलब इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि मान के चलो कि अगर जो है आपका जो एसेट है उसका ऑक्शन टाइम से नहीं किया गया, तो हो सकता है बेस्ट रिटर्न ना मिल सके। मान के चलो किसी का होटल है, रिमोट एरिया में है, हो सकता है उसको इतना ज़्यादा पैसा ना मिले कि मतलब कोई और जो खरीदने वाला हो इन्वेस्ट करने का वहाँ पे ना सोचे। तो ये सब कुछ ना एक लिमिटेशन है सारफेसी एक्ट का। तो इन केसेस में क्या होता है कि लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है। रीस्ट्रक्चर अभी भी हमने पढ़ा था कि मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है, टाइम को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि बैंक को कुछ ज़्यादा अमाउंट में मिल सके, ठीक है। सारफेसी एक्ट जो है वो डजेंट फैसिलिटेट आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो नया एक लॉ लेके आई, आईबीसी। मतलब सारफेसी एक्ट में ना मध्यस्थता नहीं होता, मध्यस्थता समझ रहे हो आप, मीडिएशन नहीं होता है। जो भी होगा वो बैंक की तरफ से ही किया जाएगा, मतलब लैंडर्स की तरफ से किया जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो एक नया लॉ लेके आती है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ठीक है। इसका जो मेन काम क्या होता है, मीडिएटिंग करवाना, सबसे पहले इसका ये काम होता है,
ठीक। तो इसको हम पहले देखो, आईबीसी से पढ़ने से पहले ना आप 2 चीज़ें समझ लो। एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो ऐसे बैंक्स या एनबीएफसीज़ या होम बायर्स, उनको हम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कहते हैं, ठीक। वो जो है कंप्लेन कर सकते हैं आईबीसी के अंदर में, और वो कमिटी में बैठ भी सकते हैं, ठीक है। होम बायर्स के इसमें क्यों नाम लिया गया, मान के चलो अगर आपको एक जो है घर खरीदना था और आपने जो है बिल्डर को पैसे भी दे रखे थे, लेकिन आपका टाइम पे घर नहीं मिल पाया, तो आप जो है जा सकते हो आईबीसी के पास, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत जो है आपकी कार्रवाई होगी, ठीक है, उसके खिलाफ। तो ये सारे हो गए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, लोन देने वाले, पैसे देने वाले। एक होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, जहाँ माने कि समझो कि कोई सप्लायर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, सैलरी एम्प्लॉय हो गया, उनको टाइम से पैसा नहीं मिला, तो वो भी जा सकते हैं, ठीक है। वो कंप्लेन कर सकते हैं आईबीसी कोड के तहत अपने अमाउंट को रिकवरी के लिए, लेकिन जो इनकी मीटिंग होती है उसमें वो बैठ नहीं सकते, तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। कंप्लेन कौन कर सकता है पता चल गया, कौन बैठ सकता है मीटिंग में पता चल गया, ठीक। इसका अपीलिएट स्ट्रक्चर देखें तो कैसे कैसे अपीलिएट होगा। तो सबसे पहले आप डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाते हो, डीआरटी में जाते हो आईबीसी कोड के तहत, ठीक है। इंडिविजुअल या पर्सन हो, कंपनी होगा तो वो एनसीएलटी में जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब पे आपको नहीं जाना, ठीक है। इसका रिजोल्यूशन हमको समझ लेते हैं कि काम कैसे करता है आईपीसी, ठीक है, आईबीसी काम कैसे करता है, इसको समझो आप। तो इसमें क्या होता है ना कि कोई जैसे बोरोवर है, ठीक है, जो लोन लेने वाला है, उस वो क्या करता है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इसमें होता है, उसको मतलब जो है अपना कंप्लेंट सबसे पहले उसके पास जाता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक तरह का जैसे सीए या लॉयर होते हैं ना, वैसे ही एक प्रोफेशन है ये, ठीक है। ये जो है मध्यस्थता करवाने की कोशिश करता है, ये अपना सारा मतलब डिटेल सब कुछ बनाएगा कि मतलब दोनों में मध्यस्थता, बैंक्स जिन्होंने लोन दिया है, जिन्होंने लोन लिया है, कि भाई लोन इंटरेस्ट भी कम करो, टेन्योर बढ़ाओ, ये सब चीज़ें। तो अगर तो मध्यस्थता सक्सेसफुली हो जाता है, मान के चलो तो हो जाता है सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो भाई चलो ठीक है, उनको टाइम मिल जाएगा, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर तो प्लान रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होगा भाई, सरफेसी एक्ट के तहत लिक्विडेशन हो जाएगा, मतलब उनका जो एसेट है वो सब बेच दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं एक चीज़ और, कि मान के चलो कि अगर तो आपका जो बिज़नेस में मतलब लोन जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का है अमाउंट में, ठीक है। बाकी के जो लोग हैं वो अपना अमाउंट वापस माँगेंगे ना, एम्प्लॉयी हो गए चाहे लेंडर हो गए, तो वो पहले केस करेंगे, लेकिन हो सकता है पहले स्टेज पे उनका केस क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, वो चाहे 14 दिन का टाइम होता है कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे क्लेम को, ठीक है। केस एडमिट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। उसके नहीं हो पाया मतलब तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जो है आपका बिकेगा, ठीक है। उसके बाद बजट 2024 में ये भी कहा गया कि आईबीसी ने जो है लगभग रिजॉल्व किया 1000 से ज़्यादा कंपनीज़ के ये सारे मैटर को, और 3.3 लाख करोड़ का जो भी है अमाउंट है उसको भी रिकवर किया गया है, ठीक है। अगर हम पावर की बात करें, वोटिंग पावर की बात करें, तो मैंने बताया था कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में ये जो लोग हैं, ये वाले कहाँ गया, हाँ, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो हैं वो बैठ सकते हैं, जो भी कमेटी बैठती है उसमें। और वोटिंग पावर जो है वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन लोन गिवन अमाउंट पे, ठीक है। मान के चलो एसबीआई एक्सिस दोनों ने मिलके लोन दिया था किसी आदमी को, तो एसबीआई ने अगर ज़्यादा लोन दिया तो उसकी वोटिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। आगे हम चले तो देखो आईबीसी और सरफेसी एक्ट में आपको फ़र्क पता चलेगा। आईबीसी का मेन काम क्या है, मीडिएशन का। सरफेसी एक्ट तो थोड़ी स्ट्रिक्ट है कि भाई सीधे बेचो, ये सब का काम होता है सरफेसी का, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमको समझना है इंसॉल्वेंट वर्सेस विलफुल डिफॉल्टर के बारे में, ठीक। इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं और विलफुल डिफॉल्टर, ऐसे लोग मान के चलो जो इनकैपेबल हैं लोन को देने में, ठीक है। इनकैपेबल क्यों, उन पे पैसा ही नहीं है, उनको क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट या इनकैपेबल डिफॉल्टर कहेंगे उसको। क्या उनकी लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है, हाँ बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन अगर तो भाई क्या हो कि अगर तो लोन का अमाउंट उनका जो है एनपीए 1 साल से ज़्यादा का हो, लेकिन फिर भी जो है वो अपना पैसा नहीं दे पा रहे हैं और नहीं मतलब रीपे कर पाएँगे, तो उनको ऐसा मौका नहीं मिलेगा रिस्ट्रक्चर का, उनकी सीधे एसेट की नीलामी होगी सरफेसी एक्ट के तहत। विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं कि भाई किसी कंपनी की कैपेसिटी तो है लोन को मतलब वापस करने की, लेकिन वो कर नहीं रहा। मान के चलो किंगफिशर के जो एयरलाइंस था, विजय माल्या, उसकी बहुत सारी कंपनीज़ थी। किसी एक कंपनी का लोन उसने लिया था जो कि घाटा हो गया, नुकसान हो गया, नहीं जमा कर रहा है, लेकिन बाकी तो उसके कंपनी के एसेट वैसेट हैं, तो वो मतलब वो जानबूझ के नहीं दे रहा है, पैसे तो हैं उस पे। तो क्या वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए एलिजिबल है, रिस्ट्रक्चर के लिए नहीं, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सीधे उसकी प्रॉपर्टी की सेल होगी, ठीक। अब हम एक चीज़ समझते हैं, क्या जो कोई मान के चलो इनकैपेबल डिफ़ॉल्टर है, ठीक है, क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है, गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, नहीं ले सकता, ठीक है। अगर हम बात करें विलफुल डिफ़ॉल्टर की, विजय माल्या का एग्जांपल है, क्या वो लड़ सकता है इलेक्शन, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो अभी के लिए मान के चलो कुछ नहीं लिखा गया, तो हाँ लड़ सकता है, लेकिन मान के चलो फिर वही कोर्ट में केस जाएगा, बाद में कुछ उसके खिलाफ भी फैसला आ सकता है, तो ये सब है, ठीक है।
तो अब हम समझते हैं, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान के चलो किसी ने लोन लिया, लेकिन वो 100 रुपये का लोन था, लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर पाया, ठीक है। तो एसबीआई कह सकती है कि चलो भाई एक काम करो, 100 रुपये का तुमने लोन लिया था, 90 रुपये ही कम से कम वापस कर दो। तो उसके दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है वन टाइम पेमेंट करना, ठीक है, हेयर कट जिसको हम कहते हैं, ठीक। अभी हमने हेयर कट पढ़ा था ना, वन टाइम सेटलमेंट कर दो। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट में, उसको कहते हैं लोन का रिस्ट्रक्चरिंग करना, ठीक है। तो क्या विलफुल डिफ़ॉल्टर एलिजिबल होता है हेयर कट इन सब के लिए, मतलब वन टाइम सेटलमेंट के लिए? हाँ, वेल होते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिटिक्स भाई ये कहते हैं लोग कि भाई एक बात बताओ, तुम तो उनसे कह रहे हो कि 100 रुपये का लोन लिया था और सिर्फ 90 रुपये ही वापस करना। तो जो सच में जेन्युइन हम जैसे लोग हैं जो लोन लेते हैं और उसको टाइम पे वापस करते हैं, उनके लिए तो यार ये डिमोटिवेशन का कारण हुआ नहीं कि उनको तो आप सस्ते में ही छोड़ रहे हो। तो सबके लिए यही करो ना। लेकिन आरबीआई कहता है देखो भाई, अब कुछ नहीं मिलना से तो अच्छा है ना कि थोड़ा बहुत तो मिल जाए अमाउंट, ये है उसका कहना, ठीक है। चलते हैं हम अगले डिमोटिवेट हो, ठीक है, ये सब बता दिया मैंने। उसके बाद आते हैं गारंटर को समझते हैं हम। गारंटर क्या होता है? देखो, जब भी आप कोई लोन वोन लेने जाओ, लेकिन ज़्यादा अमाउंट का लोन हो या फिर आपका सिविल स्कोर कम हो, तो बैंक क्या मांगता है? गारंटर मांगता है, उसका साइन मांगता है। तो पहले क्या क्या होता था कि बहुत सारे लोग दोस्ती यारी में साइन वाइन कर देते थे, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस भी होता है। कैसे लीगल कॉन्सिक्वेंस? कि अगर तो लोन लेने वाला लोन नहीं चुका पाता तो गारंटर की दायित्व है कि उस लोन को चुकाए, वो लाइबल होता है। बैंक जो है वो गारंटर के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है उसकी लोन रिकवरी में, उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस लेने में, ठीक है। तो ये हो गया गारंटर। अब समझते हैं हम आईबीसी प्री पैक, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्री पैक समझते हैं। प्री पैक किसको कहते हैं? देखो, आपको पता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में जाओगे, केस लंबा चलेगा, 330 दिन के अंदर जो है ना उसका केस सॉल्व होने का होता है। लेकिन कंपनी और जो लैंडर है, लोन देने वाला, वो आपस में ही पीछे मतलब बैक बेंच जो है वो सेटलमेंट कर ले, उसको हम कहते हैं प्री पैक, 120 दिन के अंदर, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, कंपनी की कोई नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई जैसे आईबीसी होगा किसी कंपनी पे तो वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में आने लग जाएगा। तो बिफोर रीचिंग कोर्ट, अप्रोचिंग कोर्ट, लेंडर जो है वो इनफॉर्मली आउटसाइड सेटल कर ले, उसको कहते हैं हम प्री पैक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मली नेगोशिएट करके वो सेटल कर ले। अगर नहीं करते हैं तो भाई चलो जाओ कोर्ट वोर्ट में चले जाओ, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है इसका? क्विकली रिकवरी हो जाएगा ना, उनको टाइम वाइम मिल जाएगा, ये सब बेनिफिट होता है। एक टर्म हमको समझना है, स्विस चैलेंज किसको कहते हैं? मान के चलो कि एक व्यक्ति जो है 100% लोन का रिपेमेंट नहीं दे पाया, ठीक है, वापस नहीं कर पाया। तो क्या होगा, मान के चलो कोई और जो है ऑफर करे उस अमाउंट को। इसको सीधे-सीधे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो एनपीए में था, उसकी सरफेसी एक्ट के तहत नीलामी-विलामी होने वाली है, आईबीसी के तहत होने वाली है, ठीक है। तो वो जो है बैंक क्या करेगा कि बैंक कहेगा उसको कि मतलब बैंक को वो एक ऑप्शन देगा कि मान के चलो 100 रुपये तो नहीं, मैं 90 रुपये आपको चुका देता हूँ, ऐसा करके ऑप्शन देगा। तो कोई दूसरा बाहर का कंपनी वाला है, वो देखता है कि यार ये तो बस 90 रुपये ही चुका रहा है, इसकी एसेट तो बहुत मेरे लिए काम की है। तो मैं एक काम करता हूँ, बैंक को ना 95 रुपये ऑफ़र करता हूँ और कहता हूँ कि ये इसका एसेट ले लो और मेरे को दे दो, मैं तो हाथों हाथ तुमको 95 रुपये दे दूँगा। तो ये इसको बस एक टर्म था स्विस चैलेंज, मतलब चैलेंज एक तरह से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं, देखो 2020 वही कोविड के समय में है ना, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था ताकि इसके तहत कोई केस रजिस्टर ना हो, लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि उस समय कमाई-वमाई नहीं थी। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रेज़ेंट स्टेटस ये है कि 1 करोड़ से ज़्यादा का जो लोन अमाउंट है ना, तभी आईबीसी हो सकता है। 1 करोड़ से कम का अमाउंट है तो वही सरफेसी वगैरह होगा, ठीक है। अब इसके बोर्ड को समझ लेते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को समझ लेते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो, फंक्शन तो इसका ये है कि स्मूथ इंप्लीमेंटेशन हो आईबीसी का, ठीक है। इसका बोर्ड में इतना ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है, इतना ध्यान रखना है। एक चेयरमैन होता है, एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है आरबीआई साइड से, 8 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, टोटल 10 लोग होते हैं इनका, ठीक है, आईबीआई में, ठीक। अब हम जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हमने पढ़ा था, जो प्रोफेशनल्स एजेंसीज होती हैं, वो उनको जो है ना, मतलब ये दिया जाता है कि आप जो है ऐसे प्रोफेशनल्स को तैयार करो। मतलब ऐसे प्रेजेंट में 3 एसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हमने पीछे पढ़ा था ना, जो मीडिएशन करवाने का काम करता है। तो भाई खुद से ये बोर्ड पे कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है नहीं, तो उन्होंने इन 3 एजेंसीज़ को बाहर दे रखा है कि भाई तुम लोग जो है इनको एग्जाम लो, ट्रेनिंग दो, सर्टिफिकेट दो और ऐसे प्रोफेशनल्स बनाओ। तो अगर आपको भी ऐसा प्रोफेशनल बनना है तो इन सब की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अगला एक टर्म है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बस यही है कि जितने भी ऐसे लोन लेने वाले डिफॉल्टर, इन सबका सारा डाटाबेस जो ना एक जगह पे ही इकट्ठा हो, उसको कहते हैं हम
इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी एक बनाया गया था, ठीक है, इससे ज़्यादा काम का नहीं है। प्रोजेक्ट सशक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा उस समय 2018 के समय में स्टार्ट किया गया था कि मतलब एक तरह की गाइडलाइन, ताकि एनपीए प्रॉब्लम्स को टाइम बाउंड मैनर में सही किया जा सके पब्लिक सेक्टर बैंक में, इससे ज़्यादा काम का नहीं था, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को समझते हैं, उससे पहले शायद एक क्वेश्चन है, उसको समझ देख लेते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर प्रोजेक्ट सशक्त? देखो 2019 में क्वेश्चन आया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू है टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू एक्ट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ 50 करोड़ से ज़्यादा का। क्या लग रहा है कि इसमें से क्या आंसर होगा? तो डी वाला था यार, ऑप्शन सर ने भी दे रखा है, टू एम फास्टर रिजोल्यूशन ना, फास्टर रिजोल्यूशन करना, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को समझते हैं। देखो एक प्रॉब्लम है, क्या मान के चलो विजय माल्या की प्रॉपर्टी इंडिया में भी है, बाहर भी है, इंडिया से वो पैसा लेके भाग गया बाहर में, तो इंडिया के एसेट तो उसके सीज हो जाएंगे, लेकिन अगर बाहर के भी एसेट अगर यहाँ के गवर्नमेंट को सीज करने हैं तो उसके लिए क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी होना ज़रूरी है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस देश में जाके वहाँ भी केस रजिस्टर करो, वहाँ पे के बैंक्स को मतलब कोर्ट को समझाओ कि हमारे देश से पैसा लेके भागा है, इस वजह से हमको यहाँ की प्रॉपर्टी उसकी चाहिए, ये सब तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ मतलब ये निकाला गया कि यार एक काम करते हैं, सभी देशों का ना कुछ इंसॉल्वेंसी, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का जो सेम रहे, ताकि ये जो है ना मतलब जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस था ये कम टाइम में ही हो जाए। इसके लिए क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बातचीत चल रही है, ठीक है। अभी तक कुछ ऐसा पास वास हुआ नहीं है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होता है, कोई ऐसा प्रेजेंट में ना सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक। वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी समझते हैं। देखो एक होता है इनवॉलेंट्री लिक्विडेशन, कि मतलब लोन का डिफ़ॉल्ट कर लिया तो इसके बाद आईबीसी कोड या सरफेसी एक्ट के तहत केस चलेगा, तो इनवॉलेंट्री लिक्विडेशन हो जाता है। लेकिन वॉलेंट्री लिक्विडेशन में तो ऑनर को मान के चलो किसी तरह का उसने लोन डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लेकिन अपनी कंपनी को बंद करना चाहता है, बिजनेस को बंद करना चाहता है, तो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा ना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समझो कैसे, लोन की मतलब अपनी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रार कंपनीज में भेजेगा, एप्लीकेशन को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट में भेजेगा, बहुत तरह की दिक्कत आती है। जैसे देखो एनओसीज लेगा, ईपीएफओ से, सीबीआईसी से, मतलब बहुत तरह की उसको दिक्कतें आएंगी। इस वजह से क्या हो गया, तो आरबीआई ने सोचा, बैंक मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि काम करते हैं, एक सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट इसको बनाते हैं, ताकि फास्टर वॉलंटरी लिक्विडेशन हो सके। सोचो अपनी कंपनी को बंद करने के लिए इतना सारा तामझाम होता है, तो इस वजह से ये सभी सेटअप प्रपोज है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स, अगर मतलब हमको आईबीसी एनपीए इन सब से बचना है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, एआई का यूज़ करो, ठीक है, ये सब चीज़ें का। एक होता है टर्म क्रेडिट रेटिंग, ये सब हमने क्रेडिट रेटिंग वगैरह पिछले में पढ़ा था, लेकिन अभी भी समझेंगे। उससे पहले समझते हैं इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री क्या होता है। देखो अंबानी को पता है एसबीआई के सारे मतलब कौन कौन बैंक मैनेजर है, क्या है एसबीआई की पूरी हिस्ट्री, सब पता है उसको, कौन कितना घूस लेता है। लेकिन क्या एसबीआई को पता है अंबानी के बारे में? ज़्यादा नहीं पता है, मतलब अंबानी को लोन चाहिए, एसबीआई को उसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। तो ये क्या, इसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन की एसिमेट्री है। इसी वजह से ना क्या हमको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज चाहिए होती हैं। क्यों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज चाहिए होती हैं? ताकि हमको इनके बारे में भी पता चल सके, इन्फॉर्मेशन जो एसिमेट्री है वो कम से कम हो सके, ठीक है। आपको पता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बहुत ज़्यादा CRILC होता है, या मतलब CIA CRA ये सब होता है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री होता है। NFIR प्रपोज किया गया था बजट 2023 में, ठीक है, कि नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को, कि ये आरबीआई की हेल्प से डिज़ाइन की जाएगी। इसमें 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन होगा लोन लेने वाले का, ठीक है। इसका काम क्या होगा कि लेंडर की प्रोसेस को, लोन एप्लीकेशन को ज़्यादा फास्ट करना, आसान करना, ठीक है। पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, इसको समझते। देखो क्या होता है कि अगर किसी को लोन चाहिए उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ते हैं ना, इसको कहते हैं क्रेडिट अप्रेजल। तो इसको इन सबको फ्रिक्शन लेस करने में आरबीआई ने क्या किया, एक CRACIC पोर्टल एक तरह के बनाने की वो की, कि लोन का एप्लीकेशन या रिजेक्ट वो जल्दी हो सके। ये सब भी मैं प्रपोज वगैरह है, ठीक है। एक होता है ई बेक्रे ऑक्शन प्लेटफॉर्म, मतलब कि अगर तो मान के चलो किसी का जो है एसेट का ऑक्शन हो रहा है और आपको भी परचेज करना है, तो आप इस पोर्टल पे जाके परचेज वर्सेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था ई बेकरे पोर्टल, आप जाके देख लो नेट पे, ठीक है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम समझते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, LEI नंबर, एक तरह का ग्लोबल आधार कार्ड नंबर। मान के चलो कि कोई यहाँ पे आदमी है जिसने लोन वोन ले लिया है, जो डिफ़ॉल्ट कर गया है, वो तो भाई बाहर विदेश में जाके भी लोन वोन ले लेगा, उनको क्या पता कि ये इंडिया में क्या घोटाला कर चुका है। इस वजह से ना एक LEI नंबर बनाया गया, ताकि क्या हो कि पता चल जाए बाहर की कंपनी को भी कि इसकी क्या हिस्ट्री है लोन वोन देने से पहले, ठीक है। कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है, वो सब कुछ पता चल सके। तो आरबीआई ने क्या कर दिया, इसको मैंडेटरी कर दिया हर एक कंपनीज़ के लिए, कि अगर आप कोई भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करते हो 50 करोड़ से ज़्यादा, तो आपको अपना ये LEI नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है।
वही क्यों है भाई एलईआई नंबर, ताकि बचा जा सके, मतलब कोई और जो है बैंक वाला पागल ना बन सके ना। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 लाया गया। ये एक्ट टारगेट करता था उन लोगों को जो कि पैसा लेके अपने देश से भाग चुके हैं, मतलब 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का ना, उसको क्या कहते हैं, फ्यूजिटिव कहते हैं, भगोड़ा एक तरह से हिंदी में कहते हैं। क्या क्या एक्ट है, एक स्पेशल कोर्ट अंडर पीएमएलए एक्ट के तहत बैठेगा। उसको मतलब जो आदमी लेके भागा है उसको 6 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। अगर तो नहीं उस 6 हफ्ते में अपीयर होता है कोर्ट में, तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया जाएगा, अटैच कर लिया जाएगा। ठीक है। एक होता है, मान के चलो कि बैंकर्स को ना, मतलब बैंकर लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं कर सकते। मुंबई हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। लुकआउट सर्कुलर किसको कहता है कि मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश छोड़ के भाग रहा है, तो ये सिर्फ कौन इशू कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ही ऐसा लुकआउट सर्कुलर ऑफर कर सकता है। ठीक है, बैंकर्स के पास ये पावर नहीं है। एक टॉपिक समझते हैं हमको, DICGC एक्ट को हम समझते हैं। देखो क्या होता है ना कि अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक जैसे आपका इंश्योरेंस होता है ना, आपको पता है ना LIC इंश्योरेंस कि अगर आप मर जाओ तो इतने रुपए वापस मिल जाए, वैसे ही DICGC एक्ट होता है कि बैंकर्स को भी ना इंश्योरेंस लेना पड़ता है डिपॉजिट अमाउंट का। क्यों, कुछ रुपए उसको देने पड़ते हैं ताकि क्या हो कि अगर कल को बैंक जो है लूट जाए, बर्बाद हो जाए, तो डिपॉजिटर के पैसे जो मिल सकें। अभी क्या है, 5 लाख तक के अगर आपने अमाउंट को आप बैंक में डिपॉजिट कर रखा है और बैंक बर्बाद हो गया है, कुछ भी कोई पैसा लेके भाग गया, तो आपको 5 लाख तक का जो अमाउंट है DICGC की तरफ से वापस मिल जाएगा। क्या हो, जिसका 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट हो, तो भाई उसके लिए टाइम रुकना पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि उसके मतलब उसकी संपत्ति को बेचेंगे, पैसा रिकवर करेंगे, उसके बाद जो है ना पैसा वापस मिलेगा। अगर 5 लाख से कम है तो जितना आपका अमाउंट है उतना आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इसलिए मेरा कहना पता क्या है कि मतलब ज़्यादा अगर पैसे वाला नहीं हो तो आप एक बैंक में ना 5 लाख से ज़्यादा जमा मत करो। दूसरे बैंक खोल लो अकाउंट, उसमें 5 लाख से फिर उसमें अमाउंट को जमा करो। ठीक है, ताकि अगर कल को बैंक बर्बाद भी हो जाता है तो DICGC की तरफ से आपको इतना पैसा तो मिल ही जाएगा। ये 100% ऑन्ड बाई गवर्नमेंट RBI है। ठीक है, तो ऐसे ही इंश्योरेंस नहीं मिल जाता, बैंक को कुछ भाई प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, डिपॉजिट के ऊपर इनको 5 लाख से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रीमियम फ़ीस मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, 12 से 15 रुपये। और DICGC जो है ना सिर्फ बैंक्स के लिए, NBFCs के लिए नहीं है, तो इसका ना नेगेटिव पॉइंट भी है। लिमिटेशंस क्या है कि देखो DICGC जो है NBFCs इन सब में कवर नहीं होता है। तो आपको पता है UTI जो था, जो बाद में एक्सिस बैंक बना, तो उसमें क्या था कि पहले एक तरह का म्यूचुअल फंड था, तो इसमें घोटाला हुआ था। घोटाला हुआ तो भाई ये तो DICGC के अंदर नहीं आता है, तो पैसे लेके भाग गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से, टैक्स पेयर के अमाउंट की तरफ से इतने हज़ारों करोड़ रुपए का पैसा लोगों को वापस करना पड़ा। सोचो, तो इतना नुकसान ही था ना टैक्स पेयर का। तो बाद में एक BN कृष्णन कमेटी भी बनी, उसने कहा कि चलो रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन नाम का एक संस्था लेके आते हैं, DICGC को ख़त्म कर देते हैं और ये सबको कवर करेगा। लेकिन भाई बहुत सारा मतलब इस पे जो है ना मीडिया ने उसको बुराई की, तो 2017 में इसको प्रपोजल को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो अब गाइज अगले हमको टॉपिक समझना है बैड बैंक। तो मेरे हिसाब से आज हम इतना ही रखते हैं और अगले टॉपिक में हम कंप्लीट कर लेंगे 1B2 को। ठीक है, बैड बैंक से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। बहुत कम ही लोग होंगे जो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। अगर आप उनमें से एक है तो मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। आप इकोनॉमी में गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हम हर एक सब्जेक्ट को प्री से पहले कवर करेंगे और 100% हम जो है ना प्री को कवर करने की कोशिश करेंगे या करेंगे बिल्कुल। हर एक, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, MCQs हो, कोचिंग्स के, सब कुछ लगाने वाले। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें गाइस। ठीक है, अगला लेक्चर जो है कल आएगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।